बड़ी खबर इस वक्त की, जेईई एडवांस के नतीजे घोषित, ऑल इंडिया रैंक 1 पर Hello everyone, my name is Amit Singhal and I have secured All India Rank 1 in the JEE Mains 2021 examination. कुछ भी बात करनी हो तो मम्मी हमेशा नहीं, मेरे साथ मेरा थी। सपोर्ट है इसके साथ, और ये मेहनत तो इसकी है सारी, हम तो अवेलेबल है थे इसके लिए। तो अमेय की सक्सेस के पीछे मैं कहूँगा कि उसकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेन नोट्स तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुए रिवीजन में, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने के लिए। मैंने पूरा अलग से पूरे ग्राफ्स वगैरह सब नीटली बनाए थे ताकि एंड में इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ये है मेरा मेन रूम, यहीं पे मैं स्टडी करता था एंड पूरा दिन मोस्टली मेरा यहीं पे स्पेंड होता था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना शेड्यूल लिखा हुआ है कि मैं किस तरह से अपना डे प्लान आउट करता था। तो अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो बेसिकली थोड़ा मैं रोज़ एक ट्राई करता था टुवर्ड्स दी एंड कि एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूँ, एंड बाकी मैंने शेड्यूल बना रखा है कि किस टाइम में मेरे को कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना होता था एंड बाकी कौन से टॉपिक्स मेरे को उस वीक में प्रैक्टिस करने थे। तो उससे क्या होता था, ऑलरेडी मेरे को पता होता था कि मेरे को उस वीक में क्या करना है एंड माइंड में एक शेड्यूल बना रहता था। तो मेरे को लगता है वो बहुत हेल्प करता है, एंड अपने पास रखो तो बार बार दिन में देखते रहते हो, तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि अभी ये टॉपिक्स बचे हैं, इनको पढ़ लेना है। और बाकी यहाँ पे मैं बैठ के इसी चेयर पे मैंने अपनी जर्नी करी है, यहीं पे मैं बैठता था, यहाँ पे लैपटॉप रख के सारी बुक्स से अपने सराउंडेड यहीं पे मैं पढ़ा करता था एंड अपने हेडफोन्स लगा के एंड लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाई करता था, एंड काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट था। साथ में मंदिर भी है छोटा सा, तो उससे थोड़ा सरस्वती जी की फ़ोटो भी लगा रखी है, उससे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि जब भगवान जी आपके साथ हों। एंड थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है ताकि थोड़ा नेचर से कनेक्ट भी हो सके, तो वो काफ़ी अच्छा सा एक स्टडी इन्वायरमेंट बन जाता था ये। तो यहीं पे मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करता था एंड यहाँ पे मेरे सारे नोट्स रखे हुए हैं। तो मेरे को कोई भी चैप्टर जो भी रिवाइज़ करना होता था मैंने साइड में लिख रखा है कि कौन से नोटबुक में कौन सा चैप्टर है, तो मैं उसी नोटबुक को निकाल के अपना पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर सकता था। इसमें मैंने सारे नोट्स वगैरह अपने बना रखे हैं, एंड आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहना, एंड आई थिंक वो काफ़ी नेसेसरी था। उसके अलावा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नोटबुक्स मेंटेन करी थी जिनमें मैं अच्छे क्वेश्चंस को मेंटेन करता था। जो भी मेरे को प्रिपरेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, जो नए कॉन्सेप्ट देखे, उन सब को मैं पढ़ लिया करता था। उसके अलावा एनसीईआरटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो उनको मैं अपने से काफ़ी एक्सेसिबल रखता था कि जब भी मेरे को एनसीईआरटी से कुछ भी रेफ़र करना है, स्पेशली केमिस्ट्री में, तो मैं रेफ़र कर लिया करता था। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर जेईई प्रिपरेशन करने वाले के पास एक पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट तो रहता है, तो वो मैंने भी चिपकाया हुआ था साइड में, तो कभी भी कुछ एलिमेंट्स को रेफ़र करना है तो इससे कर लिया करता था। उसके अलावा कुछ और बुक्स की बात करूँ मैं तो मोस्टली तो एच.सी. वर्मा काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं यूज़ करी, बट तब भी कुछ रेफ़र करना होता था तो थोड़ी बहुत यूज़ कर लेता था। उसके अलावा कुछ स्कूल के लिए भी बुक्स मैंने परचेज़ की थी, बोर्ड्स वगैरह के लिए, बट उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं पर्सनली। एंड उसके अलावा एग्जाम्पलर एंड बाकी कुछ और नोट्स मेरे पड़े हुए हैं जिनको मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया। उसके अलावा कुछ और पॉपुलर बुक्स हैं, जैसे जेईई के लिए अगर मैं बात करूँ तो विकास गुप्ता, एम.एस. चौहान, काफ़ी कॉमन बुक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, तो वो मैंने भी यूज़ करी थी। उसके अलावा ये मेरे नोट पैड्स भी रखे हुए हैं जो मैंने एडवांस के एग्ज़ाम में यूज़ किए, संभाल के रखे हुए हैं, कभी कुछ फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए उनकी। एंड ऑफ कोर्स इरोडोव तो बहुत फेमस बुक है फिज़िक्स के लिए, तो वो भी मैंने यूज़ करी थी एंड वो यहीं पे रखी हुई है। तो ये आई थिंक कुछ मेन बुक्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की, एंड बाकी तो छोटा सा ही मेरा
जगह थी जहाँ पे मैं पढ़ता था एंड काफ़ी कंफर्टेबल, भगवान जी साथ में थोड़ा सा नेचर के भी थोड़ा साथ होता था, तो ये काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल सेटअप लगता था। एंड ऑफ कोर्स टेबल चेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बेड पे पढ़ना मैं प्रेफर नहीं करता था क्योंकि बेड पे नींद आ जाती है एंड एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको इतनी लंबी देर के लिए बैठना ही होता है चेयर पे, तो मैं प्रेफर करता था इसी चेयर एंड यहाँ पे टेबल पे बैठूँ, सामने अपना लैपटॉप रख के एंड पूरा इसी को सेटअप बना रखा था पूरी प्रिपरेशन में। तो आई थिंक ये मेरे को काफ़ी हेल्प करा क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका था लॉन्ग आवर सिटिंग के लिए चेयर पे। तो आई थिंक ये मेरा छोटा सा सेटअप है एंड यहीं पे मैंने अपनी पूरी जर्नी करी। मम्मी, हाँ, तो ये मेरी मदर हैं, इनका ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन में एंड मतलब मदर्स का तो कोई रोल नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता है। पूरी 2-3 साल की जर्नी में मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। पूरा कोई भी मेरे को परेशानी हो, कुछ भी हो, कभी भी मम्मी से बात कर सकता हूँ एंड मेरे लिए घर पे ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कुछ भी मेरे को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी बात करनी हो, तो मम्मी हमेशा नहीं मेरे साथ मेरा थी। सपोर्ट है इसके साथ, और ये मेहनत तो इसकी है सारी, हम तो अवेलेबल हैं थे इसके लिए, लेकिन हार्ड वर्क इसका है और इसकी मेहनत से सब हुआ है। और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, करता रहा बढ़िया, और 10-12 आवर्स तो मिनिमम पढ़ाई करता ही था, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम ओनली। हम लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, हमेशा साथ रहते, पेरेंट्स को रहना भी चाहिए बच्चों के लिए, बट बच्चे मेहनत करते हैं। फिर अभी इसी साल जब पीक पे था कोविड, तो मेरे हस्बैंड को हुआ कोविड, इसको भी कोविड हुआ। वो तो एडमिटेड थे 20 डेज़, तो काफ़ी सीरियस हो गए थे, बट तब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ये भी हमें भी लगा कि अब इसके तो कॉम्पिटिशन्स भी सर पे हैं, तबीयत भी सबकी ख़राब चल रही, कैसे होगा। बट थोड़ा टाइम डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर उसको फेस करना पड़ता है, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, टफ टाइम आता है तो, लेकिन निकल भी जाता है टाइम। तो इसने मेहनत करी, करता चला गया, और था उस टाइम हम लोग भी सब बहुत परेशान हुए थे, बट वो रिकवर कर गया। इसको भी कोविड हुआ था, ये भी ठीक हो गया, 1 हफ्ता तो इसकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो बट ठीक है। हम मेरे उसी ड्यूरिंग मेरे हस्बैंड जब एडमिटेड थे, तो मेरे फादर की भी डेथ हुई थी 30 अप्रैल को, तो हम लोग जा भी नहीं पाए थे क्योंकि हस्बैंड एडमिटेड थे, इसको कोविड हुआ था, ये घर पे ही था, इसको भी कोविड था उस टाइम। तो बहुत ही हमारे लिए बहुत टफ टाइम था, मतलब अपने पापा के लास्ट राइट्स में भी मैं नहीं जा पाई थी इसी की वजह से। तो ये भी बहुत परेशान होता। एक्चुअली हम लोग, मेरे फादर से बहुत अटैच्ड है, पापा बहुत आते रहते थे हमारे पास भी, तो हम लोगों को तो दुख हुआ और हम अपने पापा के पास नहीं जा पाए, तो थोड़ा सब बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम लगा, 1-1.5 महीना सबको सेटल डाउन होने में। जब हस्बैंड घर आ गए तभी बेटर होता चला गया थोड़ा सा। तो ठीक है, टफ टाइम है, आता है, निकल भी जाता है। अब उसको हम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि हम इसलिए नहीं कर पढ़ पाए कि वो बीमार था, ये बीमार था। मेहनत करते रहना चाहिए अपने आप, और कंसिस्टेंसी मोर इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो हफ्ता 10 दिन ये भी नहीं पढ़ पाया, फीवर है, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो फिर वो 8-10 दिन मायने नहीं रखते आपके लिए, आप कवर कर लोगे। आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए कि आपने छोड़ दिया तो इकट्ठा होता जा रहा है काम। तो इसका तो ऐसा था, जरा सा भी फीवर डाउन हुआ, तबीयत ठीक हुई, ये लेके बैठ जाता था अपनी। उस टाइम ही मेरे पास बैठा रहता था, पलंग पे बैठ के काम करता था, अपनी टेबल चेयर पे नहीं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मन हुआ वहीं पे लेट गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चेयर पे ही। सुबह 9 बजे से उठ के और रात में आई थिंक 10-11 बजे तक तो ये बैठे ही रहता था, और बस लंच डिनर करने हम लोग के साथ आता। हम लोग वो ½ एन आवर, बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा फिक्स था कि जल्दी से 8:30 हो रहा है, खाना लगाओ, हमें खाना खाने आएगा, और 9 बजे भाग जाएगा। तो हम लोग भी कितनी भी भूख हो, हम वेट करते थे कि 8:30 तक हम इसका वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग बस वही 1-2 टाइम लंच और डिनर में ही साथ होते थे, अदरवाइज तो इसके कमरे में भी नहीं जाना अलाउड था हमको। और कभी टेस्ट दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पढ़ाई कर रहा है, तो नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से बना रखे थे। तो आई थिंक मतलब 100% ही क्रेडिट गोज़ टू हिम। हर हर्डल को इसने पार किया, तबीयत हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी बात हो, तो अपना इसने वो रूटीन नहीं छोड़ा, मतलब कि पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं अपने थोड़े नोट्स के बारे में बताता हूँ कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाता था एंड उन्हें मैंने कैसे यूज़ करा रिवीजन में। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं क्लास में जो भी होता था उसको पूरा प्रॉपरली
अलग अलग कलर के पेन से लिखता था एंड बार बार लिखता था ताकि मेरे को मन में बैठ जाए। एक बार मैं ट्राई करता था सारे नोट्स को एक बार फेयर कर लूँ, पूरा अच्छे से एक बार सारी थ्योरी लिख लूँ, सारे अलग पेन से लिख लूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बाद में रिवाइज़ करने को मेरे एक ग्लैंस में ही सब मेरे को दिख जाता है, मेरे को सर्च नहीं करना पड़ता कि मैंने कहाँ क्या लिखा था, एकदम सब नीटली मेरे पास अवेलेबल होता था। तो ये मेरे को एक काफ़ी बेनिफिट हुआ नोट्स को नीटली एंड अलग कलर से लिखने का, कि मेरे को बाद में रिवीजन में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई। तो इसी तरह से मैंने हर चैप्टर के नोट्स बना रखे थे। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ कि एंड में रिवीजन के लिए मेरे को अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़ा। मैं अपने नोट्स को ही खोल के सब थ्योरी पढ़ सकता था, सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकता था एंड मेरे को कुछ केओस नहीं मचा कि मेरे को ढूंढना पड़ रहा है मैंने कहाँ क्या किया। सब प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा था एंड नोट्स पूरे अच्छे से मेंटेन कर रखे थे। तो ये मेन नोट्स तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुए रिवीजन में, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए। मैंने पूरा अलग से पूरे ग्राफ्स वगैरह सब नीटली बनाए थे ताकि एंड में इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो एंड मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा कि बाद में रिवीजन करते वक्त मेरे पास सब अवेलेबल था एंड मैं बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाया इसके थ्रू। एंड इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मेनली मैंने केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स का यूज़ करा था कि जब एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने हर चैप्टर के थोड़े शॉर्ट नोट्स बना रखे थे जिनमें 2-3 पेजेस में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर रखा था। इससे क्या हेल्प होती है कि जैसे एग्ज़ाम से बस 1 या 2 दिन पहले हम पूरे चैप्टर के मेन थ्योरी पॉइंट्स और थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। इससे मैंने अपने सारे चैप्टर्स को एक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अच्छे से और एक बार रिवाइज़ कर लिया था। तो एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करने में इनसे काफ़ी हेल्प होती है। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आई थिंक शॉर्ट नोट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस आ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता सब रिवाइज़ करने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कंटेंट काफ़ी कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोथ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स हमारी प्रिपरेशन में। एंड पर्सनली मेरे को इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था, क्योंकि मेरे को फ़िज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि थोड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थोड़ा दिखता था कि एक्चुअल में जो चीज़ें वर्क करती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो वो सब देख के मेरे को काफ़ी फैसिनेशन होता था। तो तीनों सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट रहा एंड केमिस्ट्री मेरा थोड़ा कम फेवरेट था, क्योंकि उसमें थोड़ा रटने वाला पार्ट आ जाता है एंड थोड़े कुछ रिएक्शंस को याद करना पड़ता है, तो वो मेरा थोड़ा कम फेवरेट था। बट मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी एंड तीनों में वर्क करा। फिज़िक्स क्योंकि मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए मैंने उस पर एंड में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। मेरा एम था कि मैं बाकी जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको मैं ज़्यादा स्ट्रेंथन करूँ। तो मैथ्स में मैंने ट्राई करा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, ताकि जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे से नहीं हो पा रहे उनको मैं बार बार प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर लूँ। सिमिलरली इन केमिस्ट्री मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की एंड बार बार थ्योरी को लिखा एंड पढ़ा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप टॉपिक्स में याद करने का बहुत कुछ है। तो जब तक बार बार हम उसे अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, उस पर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, वो याद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एंड में ट्राई करा रिवीजन करते वक्त कि मैं उस चैप्टर को बार बार एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, बार बार उसके शॉर्ट नोट्स बना रहा था, उन्हें पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था। एंड आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है तीनों सब्जेक्ट्स में। मैंने ट्राई करा कि मैं तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर के साथ भी करता था एंड चैप्टर्स मतलब जब रिवीजन के टाइम भी मैंने सारे चैप्टर्स के दोबारा करे। उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आपसे एक्चुअल क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। तो आई थिंक तीनों सब्जेक्ट में यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज़ करें, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें क्लास में जो हो रहे हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मॉक टेस्ट देना। तो पर्सनली मेरे को काफ़ी हेल्प हुई बार बार मॉक टेस्ट देने से, क्योंकि अब मॉक टेस्ट में मेरे इनिशियली काफ़ी कम मार्क्स आते थे, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट तो ठीक से आता था बट मेरे को टेस्ट एनवायरनमेंट में वो करने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसलिए मैं फिर टेस्ट देने के बाद एनालाइज करता था कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ कम हुई। तो आई थिंक अनअकैडमी की भी काफ़ी हेल्प रही कि उसमें टेस्ट मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस करे थे, तो वहाँ पे पूरा एनालिसिस मेरे को मिल जाता था कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आए एंड कौन से टॉपिक्स में मैं थोड़ा वीक रहा। तो आई थिंक मेरे को काफ़ी हेल्प हुई टेस्ट के मामलों में कि मैं अपनी रैंक भी कंपेयर कर सकता था एंड मैं ओवरऑल देख सकता था कि कौन से टॉपिक्स में मेरे को कमी है एंड कौन से में इम्प्रूव करना है। तो इससे मेरे को ओवर टाइम काफ़ी हेल्प हुई, ग्रेजुअली मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव होते रहे एंड ओवर टाइम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा था एंड एग्ज़ाम फियर भी मेरा काफ़ी कम होता गया। उसके अलावा मैंने मेनली अनअकैडमी रिवीजन के लिए ज़्यादा यूज़ करा था, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प हुई कि रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल थी,
तो मेरे को किसी भी टीचर का कोई भी लेक्चर देखना होता था, मैं बाद में रिवाइज कर सकता था उससे। कोई भी वीक टॉपिक लगा, मैंने उससे रिवाइज कर लिया। एंड मतलब मेरे को कुछ टीचर्स, स्पेशली PMS सर, सचिन राणा सर, नितिन सचान सर, मनोज चौहान सर, और भी काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उनके लेक्चर्स को मैंने एंड में रिवीजन के लिए देखा, उनके एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी देखे। तो आई थिंक मेरे प्रिपरेशन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प हुई अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी, टेस्ट के मामलों में भी एंड चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए भी। तो आई थिंक ओवरऑल अपने सारा असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, नोट्स को रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट को रेगुलरली देना एंड एनालाइज करना। आई थिंक यही सब अगर सब बच्चे बहुत अच्छे से करने लगे तो सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो क्लास 10th में मैंने जेई प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। एंड मतलब क्लास 10 में मैं थोड़ा स्कूल पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि 10 में बोर्ड्स एग्ज़ाम्स थे। तो क्लास 10 में मैंने बहुत ज़्यादा जेई रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बट क्लास 11th आते ही मैं काफ़ी ज़्यादा जेई पे फोकस हो गया था। एंड 11th एंड 12th में मेरा पूरा फोकस जेई पे ही था। थोड़ा बहुत मैं स्कूल पे भी ध्यान दे दिया करता था, बट टीचर्स मेरे को जानती थी कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ एंड स्कूल का सारा काम मतलब टाइमली कर लेता था। तो टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को। एंड 11th एंड 12th में मैंने प्रिपरेशन जब की तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट देना। तो मैं रेगुलरली ईच मंथ एक मॉक टेस्ट तो दिया ही करता था थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बाद में आते आते मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। 12th में वीकली भी टेस्ट देने लगा था, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होने लगे थे, वो भी दिया करता था। तो उन सब ने मेरे को बहुत हेल्प करा। फिर एग्ज़ाम से पहले मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना शुरू कर दिया था। इससे क्या होता है कि तब तक मेरा सिलेबस तो पूरा हो चुका था, बट मेरे को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपने आप को काम रखूँगा। तो वो तभी हो पाता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। तो इसलिए मैंने लास्ट का कुछ टाइम पूरा मॉक टेस्ट को डिवोट किया। उससे मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो जो जेई मेंस के इस बार 4 अटैम्प्ट्स हुए थे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट फरवरी में जो हुआ था उसमें मेरी 99.94 परसेंटाइल आई थी एंड मार्च में मेरी 99.98 परसेंटाइल आई थी। तो थर्ड अटैम्प्ट तक मेरे को पता था कि मेरी ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई है, तो मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का मतलब मन भी नहीं था। मेरे को लगा था कि मेरे को जितनी चाहिए थी उतनी आ गई है, सो नाउ आके फोकस ऑन एडवांस। बट पेरेंट्स ने कहा कि थर्ड अटैम्प्ट भी दे देना चाहिए एंड थोड़ा एग्ज़ाम फियर भी कम होगा, इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स माइंड से एक थर्ड अटैम्प्ट देने गया। एंड आई थिंक वो रिलैक्स माइंड एंड जो काम इन्वायरमेंट बन चुका था इतने अटैम्प्ट देने के बाद, वही रीज़न है कि मेरा 100% आ पाई थर्ड अटैम्प्ट में। उसके बाद मेरे को फोर्थ अटैम्प्ट देने की ज़रूरत लगी नहीं, तो इसलिए मैंने फोर्थ अटैम्प्ट दिया नहीं एंड मैंने बस 3 ही अटैम्प्ट्स दिए। उसके बाद मैंने पूरा फोकस एडवांस पे करा। तो अमेय की सक्सेस के पीछे मैं कहूँगा कि उसकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल से जब से वो 10th में आया था तब से उसने कोचिंग ज्वाइन करी थी और वो पढ़ाई कर रहा था। तो कोचिंग में जैसा भी उसको गाइडेंस मिलती थी कि पहले से पढ़ के रखना चाहिए और क्लास होने के बाद उसको रिपीट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो बिना कोई भी सेशन ऐसा था जो उसने मिस किया हो, ऐसा तो मेरी नॉलेज में नहीं था। मैं भी कभी कोई बहुत बीमार रहा हो तो शायद एक आध कोई क्लास मिस करता हो, तो अदरवाइज़ तो वो बहुत ही डेडिकेटेड रहा, बहुत ही मतलब अपने आप ही अपना कोई डाउट्स होता था तो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ब्रदर से वो पूछ लेता था। भले मैं इंजीनियर हूँ, मेरे से तो खैर नहीं हो पाता अब, लेकिन वो अपने आप बिना किसी मतलब झिझक के सबसे पूछ लेता था। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी जो है, मेहनत है, अपने ऊपर भरोसा है, और कभी किसी टेस्ट में नंबर कम आए तो ऐसा नहीं कि मूड ख़राब हो गया और अब मेरी मेहनत बेकार हो गई, ऐसा भी कभी विचार मन में नहीं रखा। और फिर हम लोगों का भी सपोर्ट था, कभी हमने भी ऐसा नहीं बोला कि कम नंबर आए हैं तो तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टा था। मैं तो कई बार बोलता था कि भाई थोड़ा कम पढ़, थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, बट उसने जो है एकदम
अपने को भी डिसिप्लिन बना के रखा और हमें भी डिसिप्लिन में रखा है। एक over इंसिडेंस these है, 3 years, हम लोग 2019 में शिरडी जा रहे थे, मतलब मेरे पेरेंट्स थे, मेरा यूएस में ब्रदर रहता है, वो सब लोग आए हुए थे। तो इसने अपनी 2-4 रजिस्टर एंड बुक्स वगैरह पैक करी, तो मुझे लगा कि हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये सब नहीं ठीक लगता बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बोला नहीं ये बुक लेके चलनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं पढ़ोगे तो देख लो, बेकार एक सामान हो रहा है। बोला नहीं। इसने क्या हुआ, फ्लाइट जैसे ही उड़नी शुरू हुई इसने खोल के करना शुरू किया। फिर वापस आने के टाइम भी, होटल में भी, तब हम लोग को लगने लगा था कि नहीं सीरियस तो है ये। तो उस टाइम तो आज भी मेरा ब्रदर कहता है कि ये तो शिरडी के टाइम भी फ्लाइट में भी पढ़ रहा था तो ये तो होना ही था। तो तब भी मतलब ये तो लगता था हाँ सीरियस है, लेकिन इतना मतलब 1 रैंक तो नहीं एक्सपेक्ट करी थी। तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। तो अपनी जेई प्रिपरेशन की स्टार्ट में मैं जो मॉक टेस्ट देता था उनमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी। 1000 पीपल में भी मेरी रैंक 200-300 तक आती थी। तो तब मेरा उतना ध्यान जेई पे था नहीं, मेरे को लगता था कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट ओवर टाइम जैसे मैं 11th क्लास में एंटर हुआ, मेरे में सीरियसनेस काफ़ी बढ़ गई थी। मेरे को स्टार्ट होने लगा कि और इम्प्रूव करना है, एंड अगर आईटी में जाना है तो काफ़ी इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं मेहनत करता गया, ओवर टाइम रैंक भी इम्प्रूव होती गई। इनिशियली मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, मेंस के मॉक टेस्ट में भी 50% 60% मार्क्स ही आते थे। तो मेरे को लगता था अभी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं मेहनत करता गया और ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी और मॉक टेस्ट देता गया। तो उससे मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एंड जब मैंने अनअकैडमी पे अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था, तब मेरे को याद है उसमें मेरी रैंक 4 आई थी, आई थिंक 5 नहीं। तो जब उसमें रैंक 4 आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स में मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अगर मैं इतने सारे बच्चों में अच्छा कर पा रहा हूँ तो मतलब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो इससे मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो इससे मेरे को ओवरऑल काफ़ी हेल्प हुई मॉक टेस्ट देने से। एंड ओवर टाइम मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए कि एक टेस्ट में कम आ गए तो हम गिव अप कर दें। ओवर टाइम इम्प्रूवमेंट होता रहता है। बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए थे, कई बार हुआ था मेरे टेस्ट में एकदम से रैंक ड्रॉप हो गई, बट मैंने उसको दिल पे नहीं लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे, अपनी गलतियों से सीखा एंड नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करी। अब मैं थोड़ा एडवांस के बारे में बात करूँ तो जेई एडवांस में जेई मेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड वो ज़्यादा होता है। कंसेप्ट्स को थोड़ा और डीपली आपको पता होना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता था, अपने सारे क्लास नोट्स को मैंने इन डेप्थ रिवाइज़ करा, पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक में फॉलो कर रहा था उनको मैंने बहुत अच्छे से रीड करा कि कोई भी मेरे से थ्योरी पॉइंट मिस ना हो जाए। उसके अलावा प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करी, अपने सारे क्लास के इलस्ट्रेशंस, जो भी टीचर्स ने जो भी मटेरियल दिया वो पूरा सॉल्व करा। उसके अलावा अनअकैडमी पे सारे एजुकेटर्स के बहुत ही अमेजिंग एडवांस के कोर्सेज भी थे, उनको भी मैंने रेगुलरली फॉलो करा। सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करता था, टीचर्स जो बोलते थे वो मटेरियल भी सॉल्व करता था। उससे मेरे को लगा कि मेरे को एडवांस के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए था, एक्स्ट्रा जो मतलब एफर्ट चाहिए होता है, एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए होता है, वो मेरे को उससे काफ़ी हेल्प हुई। टेस्ट भी मैंने अनअकैडमी पे बहुत ज़्यादा दिए एडवांस के, उससे रैंक का भी आइडिया मेरे को लगता रहा। एडवांस के कोर्सेज करे, उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई, और भी मेरे बच्चों से मुलाकात हुई जिनसे और मैं इंटरैक्ट करता था, तो पता चलता था वो क्या सॉल्व कर रहे हैं एंड उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इतने सारे लोगों को मैं जान पाया एंड इतने सारे रिसोर्सेज मेरे को मिले, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ पाया एंड मेरे को इस सब का एक्सेस मिला, क्योंकि इस सब से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है पर्सनली। So I would like to thank all my teachers in my school, Neena ma'am, Anju ma'am, and all the various teachers who taught me throughout these 14 years. The teachers at my coaching, the teachers at Unacademy like Sachin sir, PMS sir, Manoj Chauhan sir, Nitin Sachan sir, Sharad Kothari sir, and numerous other teachers who taught me during this JEE preparation. And credit goes to all of them.
and of course my parents and my brother and all the other relatives who helped me during this preparation, both mentally and academically. So credit goes to all of them, and I would like to thank all of them who played a part in my preparation.